हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आज हम लोग सिविल सेवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिविल सेवा होता है, सिविल सेवा का एक परिचय देख लेंगे कि सिविल सेवा होता क्या है। उसके बाद से देखेंगे कि सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के लिए कौन कौन से नियम लाए गए हैं, कौन कौन से नियमों का प्रावधान है। उसके बाद से देखेंगे कि जो नियम है वे नियम क्या कहते हैं, मतलब कि जो सिविल सेवा का अधिकारी होते हैं किन किन नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए कौन कौन से नियम हैं। और उसके बाद से देखेंगे कि जो नियम है, इन नियमों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। भारत में जो सिविल सेवा का अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के लिए जो नियम है, नियमों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिविल सेवा के एक परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ये सिविल सेवा जो एग्ज़ाम होती है, सिविल सेवा मतलब ये क्या होती है। देखिए, अगर बात करें सिविल सेवा के बारे में, तो जो सिविल सेवा होती है, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, सिविल सेवाएं, इसमें किसी भी अधिकारियों का चयन करने के लिए उस अधिकारी का रैंक देखा जाता है। यानी उस अधिकारी को रैंक की प्राथमिकता दी जाती है। रैंक या प्राथमिकता के आधार पर, रैंक या प्राथमिकता के आधार पर जो है इस व्यक्ति को सिविल सेवा के जो सिविल सेवा होते हैं उसमें शामिल किया जाता है, उस व्यक्ति का चयन किया जाता है। सिविल सेवा को देखें तो सिविल सेवा भारत में 2 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है CCS, यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस, केंद्रीय सिविल सेवा। वही दूसरा देखें तो दूसरा है AIS, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, सिविल सेवा के बारे में मैंने बताया। सिविल सेवा जो होती है, यानी यूपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग होती है, वे किसी भी अधिकारी को उसके रैंक या प्राथमिकता के आधार पर इस सेवा में चयन करती है, इस सेवा के लिए नियुक्त करती है। इस सेवा को देखा जाए तो भारत में 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला श्रेणी है CCS, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवा, और दूसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवा। तो बात करें अगर केंद्रीय सिविल सेवा के बारे में, तो इसका जो होता है, इसमें जो अधिकारियों का चयन होता है, यानी कि इसमें जो अधिकारी जो चयनित होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, वे केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है, और वे जो कार्य करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार करती है, और ये अधिकारी जो हैं केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। जो अधिकारी होते हैं केंद्रीय सिविल सेवा में, वे उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है, और उनके जो ये हैं केंद्र सरकार का अधीन ही कार्य करते हैं। इसमें देखिए अखिल भारतीय सेवा में, तो इसमें भी जो अधिकारी होते हैं, इसमें भी अधिकारियों का चयन जो है वह केंद्र सरकार ही करती है,
लेकिन इसमें जो अधिकारी होते हैं वे नियुक्त तो केंद्र सरकार द्वारा ही होते हैं, लेकिन ये कार्य जो है राज्य सरकार के अधीन करते हैं। राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो भारत में जो है सिविल सेवा को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सिविल सेवा। केंद्रीय सिविल सेवा में होता क्या है कि इनमें जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति या उनका चयन जो है रैंक या प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार ही करती है, और इसमें जो अधिकारी होते हैं वे केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। वही अखिल भारतीय सेवा में देखें तो इसमें भी अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन ये जो कार्य हैं ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। बात करें इसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं, तो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा एंड IFOS। ये जो अधिकारी होती हैं 3 अधिकारी, ये अधिकारी जो होते हैं ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जो हैं राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। वही बात करें केंद्र सरकार के अधीन जो अधिकारी होते हैं इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इनमें होते हैं IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज भारतीय विदेश सेवा, और एक होती है IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भारतीय राजस्व सेवा। तो ये बात हुई जो सिविल सेवा है उसका हमने एक सामान्य परिचय देखा। अब जान लेते हैं सिविल सेवा जो जाना हमने इसके अधिकारियों के लिए, दोनों अधिकारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो अधिकारी कार्यरत होते हैं उनके नियमों के बारे में कि वे किन किन नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, तो उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनके नियमों को जाने तो इन दोनों के नियम जो हैं जो CCS है यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज और जो AIS है यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, इन दोनों के नियम जो देखें तो दोनों के नियम अलग अलग हैं। दोनों के नियम अलग अलग हैं, अलग अलग तो हैं लेकिन काफ़ी समानता देखने को भी मिलती है। इन दोनों के नियमों में जो है काफ़ी समानता देखने को भी मिलती है। ये जो CCS है यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो के अधिकारी होते हैं इनके लिए नियम जो है नियम निर्धारित किया गया था जो है CCS आचरण नियम 1964। इस नियम के तहत जो है जो केंद्रीय सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए नियम निर्धारित किए गए थे, और जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी है इनके लिए भी नियम आया था AIS आचरण नियम 1968। यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए 1968 के तहत आचरण नियम आया था। उसमें अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए नियम निर्धारित किए गए थे, और इनके लिए CCS आचरण नियम 1964 में जो लाया गया था इसके अनुसार इनके लिए नियम निर्धारित किए गए थे। यानी देखा जाए तो दोनों के नियम जो है अलग अलग हैं लेकिन काफ़ी समानता भी देखने को मिलती है। तो इनके नियमों की बात करें जो केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के नियम की बात करें देखिए जो नियम तो आई थी आचरण नियम, लेकिन इनके नियम लाने के पीछे के कुछ इतिहास के बारे में जाने तो देखें हम तो जो हमारे गृह मंत्री थे भारत के, जो पूर्व गृह मंत्री थे, गृह मंत्री जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री,
ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने जो सरकारी सेवा में जो भ्रष्टाचार फैली हुई थी, सरकारी सेवा में जो भ्रष्टाचार फैले हुए थे, जो उनके अधिकारी थे वे घूसखोरी कर रहे थे, भ्रष्टाचारी फैला रहे थे, तो उन सभी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इन्होंने एक समिति का गठन किया था 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जब गृह मंत्री थे, इन्होंने 1962 में एक समिति का गठन किया और इसका जो एक विद्वान थे, इसका अध्यक्ष बनाया एक विद्वान को, जिनका नाम था के संथानम। के संथानम की अध्यक्षता में इस समिति का 1962 में एक समिति का गठन किया। इस समिति के गठन करने का उद्देश्य मात्र एक ही था कि जो सरकारी सेवाएं जितने भी हैं, उनके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, उन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस समिति की स्थापना किए थे लाल बहादुर शास्त्री ने के संथानम की अध्यक्षता में। और इसी समिति में जो केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनके लिए नियम लाया गया था 1964 में, और भारतीय जो हैं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो हैं, उनके लिए 1968 में नियम लाया गया था इसी समिति के तहत। और इन दोनों के नियमों में समानता भी देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के लिए जो नियम लागू किए गए थे, CCS आचरण नियम 1964 और AIS आचरण नियम 1968, उनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इन दोनों के लिए। चलिए बात करें CCS के नियम के लिए। CCS के नियम, तो CCS के नियम 3 के 1 में, जैसे अनुच्छेद होती है हमारी भारतीय संविधान में, वैसे CCS के नियम जो 3 के 1 हैं, ये 3 का 1 कहता क्या है कि जो CCS के जो अधिकारी हैं, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, ये कोई भी ऐसा कार्य न करेंगे जो अशोभनीय हो। देखिए यहाँ पे अशोभनीय कहने से कोई भी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य, कौन कौन ऐसे कार्य हैं जो अशोभनीय होंगे। यानी कि ये जो नियम है 3 का 1, ये अपने आप में अस्पष्ट नियम है, अस्पष्ट, यानी कि इस नियम में ज़्यादा स्पष्टता नहीं दिखाई गई है। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो इसके अधिकारी हैं वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो अशोभनीय हो। यानी कि इसमें शामिल नहीं किया गया है कोई भी ऐसा जो नियम है। ऐसे में जो जातिवाद होती है, जो समाज में जातिवाद फैलाए जाते हैं, जातिवाद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जातिवाद को लेकर के, जातिवाद के ये जो विवाद है इसको लेकर के इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि जो जातिवाद है, इन जो नियम दिए गए हैं 3 का 1, इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर इसके अधिकारी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं तो इन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये CCS के नियम हो गए। और AIS के नियम देखें, AIS के नियम 4 का 1। इसमें देखें, चूँकि इसमें देखा हमने कि जो जातिवाद है इसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वही AIS यानी अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, इनके लिए जो बनाए गए नियम हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद को शामिल किया गया है। यानी कि इसके जो अधिकारी होते हैं वे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्र सरकार जो है नियम 4 के 1 के तहत इन पर जो है मुकदमा यानी कार्रवाई कर सकती है। तो ये नियम हो गए अलग अलग। अब कुछ ऐसे नियमों को देखते हैं जो दोनों में समान है। जैसे नियम देखें दोनों में, नियम 5 का 1 देखें, तो इसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के अधिकारी जो हैं ये नहीं होंगे, राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे, या फिर किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों से, मतलब राजनीतिक गतिविधियों से नहीं जुड़ेंगे।
ऐसा कहा गया। इनके जो नियम, इनके लिए जो आचरण नियम बनाए गए हैं उस नियम के 5 के 1 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं वे प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से यह जातिवाद नहीं फैला सकते। और दूसरा नियम है, वो 4 के 1 में था, 5 के 1 में है कि कोई जो अधिकारी जो हैं सिविल सेवा के वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होंगे, राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे और या फिर राजनीतिक गतिविधियों से नहीं जुड़े होंगे, यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। ऐसा क्या कहा गया है, वही कहा जाए तो इसी से संबंधित जो नियम है 5 का 4, इसमें भी कहा गया है कि इसके जो अधिकारी हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि देखा जाए तो भारत के सभी नागरिकों को चुनाव का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जो सिविल सेवा का अधिकारी हैं ये किसी भी प्रकार के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा जो है नियम 5 के 4 में। देखिए ये जो नियम है, ये दोनों नियम 5 का 1 और 5 का 4, ये दोनों नियम इन दोनों के अधिकारियों के लिए है, यानी केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी। इन दोनों के अधिकारियों के लिए ये नियम जो है निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों की आगे बात करें और भी नियम है, उन नियमों को भी देखते हैं। चलिए, अब इन दोनों के लिए जो नियम 7 है, अब नियम 7 क्या कहते हैं, इनके लिए जो नियम 7 है, ये नियम 7 क्या कहते हैं कि जो अधिकारी हैं, सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, सिविल सेवा के जो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, ये जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में, यानी राजनीति से संबंधित अपना व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते, यानी कि नियम 7 कहता है कि जो CCS या फिर AIS केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वे किसी भी राजनीति से संबंधित जो विषय हैं उन पर जो अपना व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते। हालांकि इस नियम को अगर विस्तार पूर्वक समझे तो इसमें कहा गया है कि जो अधिकारी हैं वे अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, लेकिन जनता के सामने नहीं। उस राजनीतिक विषय से संबंधित जो दल के नेता या फिर जो भी दल हो, इस विषय पर सिर्फ उस व्यक्ति को ही अपना पर्सनल राय देंगे, व्यक्तिगत राय देंगे। अन्यथा ये अपने जनता है, जनता के बीच जा कर के अपना व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते। इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो सरकारी दस्तावेजों की बात करें या फिर फाइलों की बात करें तो सरकारी दस्तावेजों या फिर फाइलों पर अपना व्यक्तिगत राय जो है ये दे सकते हैं। इसमें जो है राजनीति से संबंधित नहीं दे सकते, लेकिन इसमें जो है अपना राय दे सकते हैं। और वो भी सरकारी दस्तावेज एवं फाइल जो हैं ये जो हैं इनके कार्यों से अवश्य जुड़े होने चाहिए, यानी कि ये अपने कार्य सीमा जो इनके लिए निर्धारित की गई हैं ये इनके कार्यों से जुड़े होने चाहिए, कार्यों से संबंधित होने चाहिए। इन अधिकारियों के कार्यों से संबंधित होने चाहिए। कौन? जो सरकारी दस्तावेज एवं फाइल जो हैं ये अधिकारियों के कार्यों से संबंधित होने चाहिए, तभी जो अधिकारी हैं ये दस्तावेजों एवं फाइलों पर अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, अन्यथा ये अपना व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ देखें तो जो नियम 11 है, जो नियम 11 है, नियम 11 का ए, नियम 11 का 1 का ए, ये नियम 11 का 1 का एक क्या कहता है कि जो अधिकारी अगर इसमें देखिए
सामान्य तौर पर देखा क्या जाता है कि कोई मतलब हमारे समाज में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा के अधिकारी के रूप में चयनित होने के बाद अगर उनका विवाह किया जाए तो विवाह के दौरान होता क्या है कि वे अपने जो सेवा हैं इसका फ़ायदा उठा करके दहेज जो है अत्यधिक मात्रा में मांगने लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इसमें नियम दिया गया है। नियम 11 का 1 का ए में दिया गया है कि इसके जो अधिकारी हैं, जो सिविल सेवा का अधिकारी हैं, वे किसी भी प्रकार का दहेज मांगने अथवा देने, दहेज मांगने या देने जैसी गतिविधियों से संबंधित नहीं होंगे। यानी कि अगर उनका विवाह हो रहा है तो वे अपने विवाह के दौरान लड़की मतलब जो पक्ष होती है वधू पक्ष से दहेज न मांग सकते हैं और न ही दे सकते हैं। ऐसा जो इनका नियम है, नियम 11 में कहा गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो दहेज मांगने या फिर देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। ये अधिकारी जो हैं दहेज नहीं मांग सकते। या इसके अलावा देखिए तो अगर किसी भी अधिकारी को कोई उपहार दिया जा रहा है, किन्हीं के भी द्वारा अगर सम्मानित किया जा रहा है, अगर वो उपहार 25,000 से अधिक हैं, 25,000 रुपये से अगर अधिक हैं वे उपहार, तो वे इसकी जानकारी जो है केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार को देंगे। और ये उपहार किनके द्वारा दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, इस सब के जो जानकारी है वे केंद्र सरकार को जाकर के देंगे सिविल सेवा के अधिकारी। अगर 25,000 से अधिक के कोई भी उपहार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है या इन्हें जो है दिया जा रहा है तो ये अधिकारी जो हैं इसकी जो खबर है, इसकी सूचना जाकर केंद्र सरकार को देना अनिवार्य है, इनको देना होगा। तो ये जाना हमने नियमों के बारे में। अब देखते हैं कि जो नियम है इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। जो नियम है इसका क्रियान्वयन किया जाता है, यानी ये नियम है इसके तहत जो अधिकारी हैं कैसे कैसे कार्य करते हैं, या फिर अगर कोई अधिकारी नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए इस नियम के बारे में देखें तो मतलब क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। अभी हमने देखा कि इनके लिए जो नियम है अलग अलग नियम के तहत अलग अलग इनके जो कार्य हैं उनको बांट दिए गए हैं। तो इनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्यों को बांटा गया है। अगर ये नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिस नियमों के बारे में हमने चर्चा किया उन नियमों का पालन अगर ये अधिकारी जो हैं नहीं करते हैं, जो अधिकारी हैं, कौन अधिकारी, CCS या फिर AIS यानी केंद्रीय सिविल सर्विस या फिर अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के कोई भी अधिकारी अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। दंड की व्यवस्था की गई है। दंड भी दो तरह के, एक प्रमुख यानी दीर्घ और एक गौण यानी लघु। प्रमुख में क्या सज़ा हो सकती है, अगर ये अधिकारी सेवा के रूप में मतलब अधिकारी के रूप में अगर चयनित किए गए हैं, केंद्र सरकार की जो नियम है उनकी अगर अवमानना करते हैं तो अवमानना करने पर प्रमुख दंड के अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि वे जिस पद पर आसीन है यानी कि जिस पद पर नियुक्त किए गए हैं उस पद से उनको पदच्युत कर दिया जाएगा, यानी उनकी सेवानिवृत्ति भी की जा सकती है, उनको जो है रिटायर भी किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जा सकता है। और गौण जो है गौण दंड के अंतर्गत यही किया जा सकता है कि जो अधिकारी है उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की कार्रवाई चला करके इनको थोड़ा मोड़ा जो दंड देना हो अंशतः रूप से इनको दंड देकर प्रभावित किया जा सकता है। प्रमुख में होता है कि अगर दंड नहीं मानते हैं बात तो इनको रिटायर किया जा सकता है, इनके जो अधिकार हैं अधिकारी के रूप में जो चयनित हुए हैं इनको हटाया जा सकता है। और गौण में जो होता है अधिकारी के रूप में तो रहेंगे ही, बस जो छोटी मोटी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वे चला करके इनको मतलब वे इन पर गतिविधियाँ मतलब जो कार्रवाई छोटे मोटे कार्रवाई जो इन पर हैं किए जा सकते हैं।
तो इसके लिए बांटा गया है। इसके साथ ही देखें तो नियमों का संचालन कराने के लिए भारत में नियम बने हैं भ्रष्टाचार निवारण नियम। भ्रष्टाचार निवारण नियम भारत में जो है भ्रष्टाचार निवारण नियम बनाए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका जो है कोई खास फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार निवारण नियम है ये केवल शिकायतों पर आधारित है। ये जो नियम है ये केवल शिकायतों पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करे तभी जाकर इस नियम के तहत किसी को दंडित किया जा सकता है, अथवा अगर नहीं करता है तो नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार निवारण जो नियम है इसके तहत भारत में जो सरकारी सेवा है उनमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में ये ज़्यादा मतलब कुछ हद तक ही सफल हो पाई है, ज़्यादा इसके कुछ लाभ हमें मिले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो भारत में जो नियम है या फिर जो संगठन है, संस्थान है जो कार्यरत है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, जैसे केंद्रीय सतर्कता नियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ये सभी अधिकारियों को सतर्क करके रखेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही साथ जो लोकपाल होते हैं वे लोकपाल, और इसके अतिरिक्त भी अन्य जो संस्थान हैं, अन्य भी संगठन ऐसे आयोग बनाए गए हैं जो सरकारी जो नियम है सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो ये जाना आज हमने सिविल सेवाओं के बारे में कि सिविल सेवा होती क्या है, इनके लिए इनके जो अधिकारी होते हैं सिविल सेवा के उनके लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, नियमें निर्धारित की गई हैं। उसके बाद से देखा कि जो नियम है इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है भारत में। अब हम विषय खत्म होने के बाद अब इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो हमने AIS और CCS के बारे में पढ़ा, तो जो हमने देखा कि जो AIS होते हैं अखिल भारतीय सेवक अधिकारी, ये केंद्र सरकार द्वारा तो चुने जाते हैं लेकिन राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। यानी कि इस सेवा में, अखिल भारतीय सेवा में हमें कैडर व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा हैं इनमें हमें कैडर व्यवस्था देखने को मिलती है कि केंद्र सरकार नियुक्त करता है और राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन वही जो CCS यानी केंद्रीय सिविल सेवा के बारे में देखें तो उसमें केंद्र सरकार ही नियुक्त करता है और उसके जो अधिकारी होते हैं वे केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। तो इसके बारे में मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने अभी बताया। अब उस विषय से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, अखिल भारतीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। यानी कि जो AIS है उस सेवा में जो विदेश सेवा है IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज वे शामिल नहीं है। कथन दो है, अखिल भारतीय सेवा में यानी AIS में कैडर व्यवस्था नहीं होती है। बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन दो है केवल दो, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक व दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दोनों। हमें आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो में जो तथ्य मैंने पढ़ाए उन तथ्यों के आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।